हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि एजुकेशनल फिलॉसफी की ब्रांचेस क्या हैं, शाखाएँ क्या हैं और उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। एक बार मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ और आप सभी लोगों को याद दिला दूँ, जब हम लोग इसकी पहली क्लास किए थे, तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि फ़िलॉसफ़ी क्या है, ये किन वर्ड से मिलके बनी है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ। जो फर्स्ट क्लास थी, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएँगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने डिटेल से बात किया था कि फ़िलॉसफ़ी आखिरकार है क्या? फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि शिक्षा क्या है? शिक्षा के अलग-अलग विशेषताएँ हों, प्रकार हों, उन सारी चीज़ों को जब हमने पढ़ लिया, अब बारी आती है कि हम लोग ये जानें कि फ़िलॉसफ़ी की कितनी ब्रांचेज़ हैं, शाखाएँ या अंग कह लीजिए, टाइप्स कह लीजिए, वो आज की इस क्लास में कवर करेंगे। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बस आपको ध्यान से सुनना है। एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि सर ये हमारे कौन से पेपर की क्लास है? तो फिलॉसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन नाम से आपका पेपर हो सकता है, नॉलेज एंड करिकुलम नाम से हो सकता है। ये सारे जो टाइप्स हैं उसमें आपको ये फिलॉसफी पढ़ना होता है और जो वही फिलॉसफी जो कि थोड़ी-सी एजुकेशन से रिलेटेड हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है? इसको कहीं-कहीं पे हालाँकि आप जो टर्म यूज़ करेंगे वो यही यूज़ करेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल फिलॉसफी भी कहते हैं लेकिन वो उतना एप्रोप्रिएट नहीं है। शिक्षा दर्शन क्या है? क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी तो कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि सिर्फ़ हिंदी में है या सिर्फ़ इंग्लिश में है, ठीक है? शिक्षा दर्शन जो है दर्शन की वो शाखा है। शिक्षा दर्शन क्या है? नाम से ही आप लोगों को लग रहा है दर्शन की एक शाखा है। ऐसी शाखा है जिसमें शिक्षा संबंधित समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ दैट branch of philosophy in which we consider the problem related to education from a philosophical point of view। अब हम लोग जैसा कि थोड़ा-सा आप कोरिलेट करेंगे, जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो साइकोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। उसपे ढेर सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम प्रॉब्लम्स वही हो सकती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करेंगे, तो फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। अब ये फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, तो उस पे भी हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दर्शन जो है जीवन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण समझने का प्रयास करता है। उसके लिए जो समाधान दिया जाता है, शिक्षा उसको व्यावहारिक रूप देती है। जो भी समाधान दिया जाएगा बिना शिक्षा के वो इम्प्लीमेंट, बिना एजुकेशन के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन यहाँ पे मोस्ट है और आप सभी लोग जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी, चाहे आप बीटीसी, बीएड, चाहे एमएड, चाहे और कोई भी प्रोग्राम आप कोर्स करते हैं, उसमें आप सभी लोगों को ये पढ़ना अनिवार्य किया गया है, मैंडेटरी है। अब हम लोग बात करते हैं शाखाओं पर। दर्शन की शाखाएँ क्या हैं? ब्रांचेज़ ऑफ फिलॉसफी, या इसको कहीं-कहीं पे किसी बुक में ऑर्गन्स ऑफ फिलॉसफी या फॉर्म ऑफ फिलॉसफी, कई तरीके से डिफाइन है, लेकिन ब्रांचेज़ ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। दर्शन की शाखाएँ क्या हैं? क्या हमें पूरा दर्शन पढ़ना है? तो ऐसा भी नहीं है। हमें सिर्फ़ उसकी एक शाखा को पढ़ना है। वो कौन-सी शाखा है? आइए जानते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब हम लोग शाखाओं की बात करेंगे, आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स, 3 ब्रांचेज़ ऑफ फिलॉसफी। वो कौन-सी ब्रांच है? पहली है मेटाफिज़िक्स, दूसरी है एपिस्टोमोलॉजी, तीसरी है एक्सियोलॉजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये जान लीजिए, तत्व मीमांसा हिंदी में कहते हैं इसको, मेटाफिजिक्स को ज्ञान मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी को और एक्सियोलॉजी को मूल्य मीमांसा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इनका मीन क्या है, डेफिनेशन, या इसमें क्या किस चीज़ पे सोचा विचारा या अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है मेटाफिजिक्स का। इसको आप एक, अगर आप कह सकते हैं 2 वर्ड में अगर डिफाइन करना हो, तो इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, या फिलॉसफी की इस ब्रांच में किस पर्सपेक्टिव, या आप ऐसे कह लीजिए किस स्पेसिफिक फील्ड की स्टडी की जाती है, तो वो नेचर ऑफ रियलिटी की। रियलिटी का नेचर क्या है, अ, और उसके इसी को तत्वमीमांसा कहते हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ये मेटाफिजिक्स वर्ड ही क्यों आया है? तो आप उसको जान लीजिए। मेटाफिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? और ग्रीक में इसको मेटाफिजिका,
तो ये टर्म यूज़ होता था, बाद में धीरे-धीरे इंग्लिश में जब आया तो इसको मेटाफिज़िक्स कहा जाने लगा। इसमें जो मेटा का मीन है परे, पार या उसके बाद में मतलब बियॉन्ड, उससे दूर, उससे हट के, ऐसे आप समझ लीजिए। और फिज़िका जो लैटिन वर्ड था, फिज़िका का मीन्स फिज़िक्स है, प्राकृतिक है, नेचर है। मतलब नेचर से हटकर अगर हम अब इसको ऐसे समझें तो मेटाफिज़िक्स का मीन क्या हो जाएगा, मतलब अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रकृति से परे। प्राकृतिक से हट के मतलब इसको ऐसे भी कहते हैं भौतिकता से हट के, जो भी चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उससे हट के हम जब सोच रहे हैं, वो कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं, उस पे भी हम लोग अभी देखेंगे कि ये वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया है, उसको भी हम लोग जानेंगे। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर यहाँ पे तत्व तो समझ में आ रहा है, मैटर, सब्सटेंस, ज्ञान समझ में आ रहा है, मूल्य समझ में आ रहा है, लेकिन मीमांसा का मीन क्या है? मीमांसा का जो हिंदी अर्थ है उसको जान लीजिए, वो है गंभीर मनन। मतलब हम किसी चीज़ पे एक सीरियसली जब हम उस पे सोचते हैं या उस पे विचार करते हैं, तथ्यान्वेषण मतलब होता है किसी भी फैक्ट को लेकर जब हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर कह लीजिए, तो वो भी मीमांसा का अर्थ कहलाता है विचार पूर्वक निर्णय। जब हम कोई भी जो भी डिसीज़न लेते हैं उसको सोच समझ के लेते हैं, तो वो भी मीमांसा ही कहलाएगा। तो मीमांसा इसीलिए जब हम तत्व के बारे में सोचेंगे तो तत्व मीमांसा, ज्ञान के बारे में सोचेंगे तो ज्ञान मीमांसा और मूल्य के बारे में सोचेंगे तो मूल्य मीमांसा। आप इतना भी समझकर आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, आप बता सकते हैं अपने वाइवा में और भी जगहों पर। उसके बाद हम लोग जानेंगे जैसे मेटाफिज़िक्स में किस तरीके के क्वेश्चन्स पे स्टडी की जाती है। जैसे वास्तविकता क्या है? व्हाट इज़ रियल? अगर मैं आपसे पूछूँ रियलिटी क्या है? तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं? रियल का मतलब तो रियल ही होता है। लेकिन उसके भी बियॉन्ड जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम जो तरीका अपना रहे हैं वो एक अलग है, अलग दुनिया है। ये थोड़ी-सी बोरिंग बातें लग सकती हैं लेकिन आपको बता दें काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग इसको फैक्ट वाइज़ क्या मौजूद है? व्हाट इज़ एक्जिस्ट? दुनिया में क्या चीज़ एग्ज़िस्ट करती है लॉन्ग टाइम तक, उन सारी चीज़ों के बारे में मतलब आप ऐसे देख पा रहे होंगे कि ये अलग नज़रिया है। ये साइंटिफिक ना होकर ये हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे अप्रोचेस पे ज़्यादा डिपेंड है कि हम उसको कितना अधिक से अधिक सोच पा रहे हैं। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अगला देखिए मेटाफिज़िक्स में हम रियलिटी की बात करते हैं। ईश्वर है या नहीं? हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि ईश्वर है या नहीं? या अगर है तो उसको साबित कैसे किया जा सकता है? या कैसे करेंगे दुनिया में? ये भी इस चीज़ पे बात होती है मेटाफिज़िक्स में। देखिए जब गॉड की बात आती है, गॉड की एक्जिस्टेंस की बात आती है, ये सारी चीज़ें या इनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? तो वो पढ़ते हैं आपके फ़िलॉसफ़ी में। फ़िलॉसफ़ी के अलावा हम कहीं भी इस तरीके की बातें या इस तरीके के फ़ील्ड पे स्टडी नहीं करते हैं। किसी भी इंसान के साथ जो कुछ घटता है, वो अपने आप घटता है। जो भी सिचुएशन आती है, अगर हम बीमार भी पड़ते हैं या हम मतलब कोई हमारे लाइफ़ में ऐसा इंसिडेंट होता है, तो ये अपने आप होता है। हम जानबूझ के नहीं कराते हैं। इसका कंट्रोल किसके पास है, किसके हाथ में मतलब हमारे ज़िंदगी का रिमोट किसके हाथ में है। तो इसके बारे में भी स्टडी हम मेटाफिजिक्स में करते हैं। कि सत्य क्या है? यथार्थ मतलब रियलिटी क्या है? सत्य, ट्रुथ, रियल फिर ज्ञान का ही दूसरा नाम जो है वो तत्व ज्ञान है। मतलब मेटाफिजिक्स को हम तत्व का ज्ञान कहते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में सोचना समझना वो मेटाफिजिक्स के ब्रांच में आता है। तो ये जो इसकी ब्रांच है ये इसके बारे में स्टडी करती है फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स जिसके बारे में हमने बात की। आगे चल के इसको भी मेटाफिजिक्स को भी कई ब्रांचेज़ में डिवाइड किया गया है जिसमें पहला है ओंटोलॉजी दूसरा कॉस्मोलॉजी। ये सीक्वेंस ये हो सकता है वेरी आप पहले पे कॉस्मोलॉजी रख सकते हैं, कोई भी। तीसरे पे है मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, चौथा है थियोलॉजी। इसमें एक कॉस्मोगॉनी भी आता है लेकिन वो इसी से रिलेटेड है, उस पे हम अभी बात कर लेंगे। बात करते हैं ओंटोलॉजी क्या है? इसको हिंदी में सत्ता शास्त्र कहते हैं। इसके अंदर क्या इसके अंतर्गत क्या हम चीज़ें पढ़ते हैं उसको आप जान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी अगर आपको थोड़ा-सा बोर लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज़ कर लें, थोड़ी देर बाद देखेंगे क्योंकि हम लोग एक क्लास में इन सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि दोबारा किसी बुक की या नेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्च करने के लिए। ओंटोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत हम परम सत्ता या उसके अस्तित्व की एक्जिस्टेंस की बात करते हैं, उससे संबंधित चिंतन करते हैं। अब
परम सत्ता क्या है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है? मतलब हम अगर धरती पे आए हैं, तो इस अर्थ की, इस नेचर की, इसमें कुछ अल्टीमेट रियलिटी है जो कभी नहीं चेंज होगी। वो क्या है? उसके बारे में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इन सारी चीज़ों के बारे में और मानव का धरती पे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? इस यूनिवर्स में अगर हम आए हैं, तो हमारा क्या गोल है? इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी-सी चीज़ें बियॉन्ड है हमारे मतलब सोचने से, लेकिन हम लोग इस पे भी स्टडी करते हैं, सोचते हैं। उसके अस्तित्व का कि अगर है भी जो रियलिटी तो उसका फॉर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, एक्जिस्टेंस इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ओंटोलॉजी में पढ़ते हैं। इसको सत्ता शास्त्र कहते हैं। आप अगर लिखना हो एक लाइन भी लिख सकते हैं इसके अंतर्गत परम सत्ता मतलब अल्टीमेट रियलिटी और एक्जिस्टेंस क्या है इससे संबंधित चिंतन करते हैं। बस इतने पे ही आपका ये क्वेश्चन मतलब आप इसको इतने में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, इसको विश्व विज्ञान भी आप कह सकते हैं। कॉस्मोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में, इसका विकास, स्वरूप जैसे विषयों में ग्रहों के बारे में, आप उपग्रहों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी जो है और ये वो स्टडी नहीं है जिस तरीके से नासा स्टडी करता है। ये एक तरीके से चिंतन-मनन की स्टडी है फिलॉसफी में, उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। एक इसके आगे कॉस्मोगॉनी भी आता है जिसमें फिर अर्थ पे क्या-क्या चीज़ें हैं मतलब वो इसी के अंतर्गत आ जाता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, कुछ बुक्स उसको लिखती हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आत्मा संबंधित तत्व का ज्ञान जिसको मेटाफिजिक्स ऑफ सोल कहते हैं कि आत्मा क्या है? इसमें मुख्य रूप से हम आत्मा सारी चीज़ें आप इसको सोल का साइंस कह सकते हैं। आत्मा क्या है उससे संबंधित चिंतन है, जैसे आत्मा का अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है? शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? जैसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उससे अगर आप देखेंगे तो उसके बॉडी में तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन वो दुनिया छोड़ चुका होता है। तो हम कहते हैं आप जानते भी होंगे कि आत्मा उसके शरीर से निकल गई है, ऐसा भी वर्ड यूज़ करते हो तो इसका मतलब वो सोल है क्या? और उसका स्वरूप क्या है? वो कैसे उसका संबंध है शरीर से? इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद एक एक और इसमें ब्रांच है थियोलॉजी जिसको धर्मशास्त्र कहते हैं। थियोलॉजी की स्टडी करने वाले लोग या इस फील्ड में जो स्टडी करते हैं वो ईश्वर को पूरी तरीके से मानते हैं और उनका बिलीफ होता है कि ईश्वर ही इस दुनिया में मौजूद है। थियोलॉजी जो वर्ड आया है वो थियो और लॉजी से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थियो एंड लॉजी। यहाँ पे थियो का मीन जो है वो गॉड से है। आप नाम से ही आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि समझ भी सकते हैं आसानी से। गॉड से रिलेटेड लॉजी का मीन्स होता है साइंस भी होता है और स्टडी भी होता है, दोनों टर्म यूज़ होते हैं। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि थियोलॉजी का मीन जो है वो स्टडी और साइंस ऑफ गॉड है। तो इससे आप इसको समझ पाएँगे। उसके बाद हम लोग सेकंड बात करते हैं एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा क्या है उसको जान लीजिए, इसको थ्योरी ऑफ नॉलेज कहते हैं। एक आप 2 वर्ड्स में कह लीजिए, एक सेंटेंस में आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड एपिस्टोमोलॉजी। ओके। नेक्स्ट देखिए एपिस्टमे का सब जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है नॉलेज से और लोगोस का या लॉगी का मीन स्टडी से है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर अभी देखा। तो इस तरीके से इसका जो मीन हो जाएगा उसको आप लोग जान लीजिए, वो हो जाएगा ज्ञान का अध्ययन करना। ज्ञान का ही अध्ययन करना। अब आप सोचेंगे सर ज्ञान अध्ययन से तो ज्ञान आता है, ज्ञान का अध्ययन क्या होता है? इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज कैसे एक्वायर की जाती है? ये भी एक फील्ड है और आपको बता दें हमें जो बीएड में या बीटीसी में या डीएलएड जो भी कोर्स आप ले लीजिए एमएड में हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस इसी पे रखना होता है। मैं 3 स्टार बना दे रहा हूँ इसकी इम्पोर्टेंस को कि हमें उस पे नहीं जाना है, मेटाफिज़िक्स पे नहीं जाना है। मेटाफिज़िक्स जानना ज़रूर है लेकिन हम जो स्टडी करेंगे ज़्यादा डीपली समझेंगे वो एपिस्टोमोलॉजी को समझेंगे, ज्ञान मीमांसा को समझेंगे क्योंकि हम फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो हमें नॉलेज के बारे में जानना पड़ेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं प्राकृतिक स्रोत ज्ञान की और इस पर ध्यान दिया जाता है कि उनकी वैधता है या नहीं। नॉलेज उस नॉलेज की वैलिडिटी की नॉलेज कितने समय तक वैलिड होगा उसके बारे में। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या सही है और हम कैसे जानें कि सही है या गलत है। किसी भी चीज़ के बारे में
मान लीजिए अगर मैंने कहा कि ये पेन 3 साल तक चलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन 3 साल तक चलेगा। अब इसकी क्या गारंटी है? ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है? हम अब इसी नॉलेज मतलब उसी फैक्ट पे रिसर्च करने लगे, यही एपिस्टेमोलॉजी के फील्ड में आ जाता है। एपिस्टेमोलॉजी से हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ नॉलेज? हम ये भी बात करते हैं कि आखिर ज्ञान है क्या? ज्ञान फिर सूचना में क्या संबंध है? सूचना और डेटा में क्या संबंध है? आखिरकार ज्ञान किसको कहेंगे? क्या हम जो सुन रहे हैं अगर हमारे फ्रेंड से फ़ोन पे बात हो रही है तो क्या वो भी ज्ञान है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान के स्रोत क्या हैं? सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज क्या है? उसके इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसलिए बस ये जान लीजिए कि इस फ़ील्ड में पढ़ना क्या है। साथ ही सत्य क्या होता है? ट्रुथ क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई कथन सत्य है या नहीं है? इसके बारे में भी। उसके बाद विश्वास, बिलीफ क्या है? राय क्या है? आपका ओपिनियन क्या है? और विश्वास और बिलीफ में अंतर क्या होता है? ये एपिस्टेमोलॉजी की फ़ील्ड है। एपिस्टेमोलॉजी को प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। ज्ञान मीमांसा के अलावा इसको प्रमाण मीमांसा कहते हैं। क्यों? एविडेंस प्रमाण मतलब एविडेंस आप सभी लोग जानते हैं। इसमें सत्य ज्ञान को देखिए अब यहाँ पे ये डिफाइन करेगा कि नॉलेज भी कई तरीके की होती है। एक हो सकता है कि वो जैसे आज के समय फेक न्यूज़ आप समझ लीजिए वो फेक नॉलेज है। वो एक तरीके से ऐसी नॉलेज है कि जो किसी पर्सन द्वारा, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा मैनिपुलेट की जाती है और वो लोग उसको ज्ञान मान लेते हैं। यहाँ पे सत्य ज्ञान को प्रमा का नाम दिया गया है। प्रमा। और जिसके माध्यम से यही ज्ञान पैदा होता है उसे प्रमाण कहते हैं। मतलब जब आप सत्य ज्ञान से माध्यम से ज्ञान आप उसको एक्वायर कर पाएँगे, तो उसी को प्रमाण कहा जाता है। अब प्रमाण भी अलग-अलग तरीके से है। कुछ ऐसे दर्शन हैं, अभी हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे, वो जिन चीज़ों को देखते हैं बस उसी को प्रमाण मानते हैं। जैसे अगर मैं इस चीज़ को कोई कहेगा सॉलिड फॉर्म में है, तो जब मैं इसको छूऊँगा, देखूँगा तभी कहूँगा हाँ, ये सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन कुछ ऐसे दर्शन हैं जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये लोग क्या मानते थे या इसको मानने वाले लोग अनुमान को भी प्रमाण मानते थे कि अगर उनमें जो भी उनका धर्मगुरु है, अगर उसका कुछ अनुमान है किसी चीज़ को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, संसार को लेकर, तो वो भी उसको प्रमाण मानते थे। लेकिन कुछ ऐसे चरवाक दर्शन है, वो छूकर, देखकर ही कहेगा कि हाँ, ये प्रमाण है, अदरवाइज़ उन चीज़ों को नहीं मानेगा। तो इस बेसिस पे एपिस्टेमोलॉजी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसकी फ़ील्ड को। एक है एग्नोस्टिसिज़्म जो है इसको अज्ञेयवाद कहते हैं और है दूसरा जो स्केप्टिसिज़्म जो है ये इसको संदेहवाद कहते हैं। अज्ञेयवाद जैसा नाम से ही लग रहा होगा इसमें ये जो मानने वाले लोग हैं या इसमें जो रिसर्च करते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते हैं। उनके लिए ईश्वर अस्तित्व में नहीं है, इसी बात पर अध्ययन करते हैं। मतलब वो ये अध्ययन करते हैं कि ईश्वर नहीं है, उस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उसी से एक और फ़ील्ड आती है जिसको संदेहवाद कहते हैं, स्केप्टिसिज़्म जो है, ये हमेशा प्रश्नों से घिरा होता है। ये अभी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं ईश्वर है या नहीं है और मैक्सिमम लोग इसी फ़ील्ड में, इसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं या हम लोग भी इसी में रहते हैं कि संदेह की स्थिति है, वो कुछ भी क्लियर नहीं है या नहीं है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी की 2 फ़ील्ड है, ज्ञान मीमांसा की 2 फ़ील्ड है। नेक्स्ट वन जो हम देखेंगे वो है एक्सियोलॉजी, थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ जिसको हिंदी में मूल्य मीमांसा कहते हैं। मीमांसा के बारे में बता दिया, मूल्य के बारे में, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एक्सियोलॉजी क्या है? एक्सियोलॉजी जो है ये भी ग्रीक के वर्ड से बना है, एक्सियो जिसका मीन होता है मूल्य या कीमत, वैल्यू। लोगोस का मीन जैसा हम लोग अब देखते ही आ रहे हैं अध्ययन स्टडी होता है। इस तरीके से हम कहते हैं एक्सियोलॉजी को हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द वैल्यू मूल्य का अध्ययन करना। मूल्य का अध्ययन कैसे होता है? इन कौन-कौन से मूल्यों का अध्ययन होता है उसको हम लोग जानेंगे। एक्सियोलॉजी इस बात पर विचार किया जाता है कि मूल्य सही है या गलत है? क्यों गलत है? या अगर सही है मतलब सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? इसका मीन्स मूल्य क्यों एक हम सीधे एग्ज़ाम्पल से हम ले लें कि अगर हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं, ठीक है? अब अगर हम उसी पे विचार करें तो क्या पैर छूना सही है या गलत है? कुछ लोगों का मानना होगा कि सही है, कुछ लोगों का मानना होगा गलत है। अब हम उसी मूल्यों पे हमारे ढेर सारे मूल्य हैं, संस्कार हैं कि बड़ों की बात मानना है, बड़ों के सामने सिर झुका के रहना, ये भी मूल्य रहे हैं हमारे सोसाइटी के। तो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे मूल्य हैं और हर सोसाइटी में वो वैरी भी करते रहते हैं। एक्सियोलॉजी में हम सही या गलत की बात करते हैं कि वैल्यू सही है या गलत है, तो क्यों है और यही सेम वो लाइन है, इस पे दोनों लाइन सेम है।
इसमें इसको भी जब इसको और डिफाइन किया गया एक्सियोलॉजी को, तो इसमें भी 3 ब्रांचेज़ आईं। या आप कह लीजिए 3 पार्ट हो गए इसमें भी आगे चलकर। पहला था एथिक्स, एथिक्स जिसको आचार मीमांसा कहते हैं। इसको नीति शास्त्र भी कहते हैं, नीति शास्त्र। आप सभी लोग जानते भी होंगे एथिक्स एंड वैल्यूज़। एक पेपर भी है यूपीएससी में। एथिक्स ज्ञान की वो शाखा है, ये भी नॉलेज का ही एक ब्रांच है, फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसमें नैतिक सिद्धांतों की, हमारी नैतिकता क्या है कि हमारे सामने अगर कोई आदमी अगर हेल्प माँग रहा है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, ये हमारी नैतिकता है, ये हमारा मोरल है, मोरालिटी है। व्यक्तित्व और समाज के अच्छे-बुरे कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति के लिए और समाज के लिए अच्छे कर्तव्य कौन से हैं, बुरे कर्तव्य कौन से हैं, इसे नीति शास्त्र कहते हैं। अब ये कर्तव्य क्या होते हैं, ये किसी और क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। एस्थेटिक्स जो है ये सौंदर्य शास्त्र को कहा जाता है। एस्थेटिक्स दर्शन वो शाखा है, ये भी एक ब्रांच है जो कला सौंदर्य, आर्ट, ब्यूटी एंड गुड टेस्ट की प्रकृति और प्रशंसा से संबंधित है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई लैंडस्केप है, सीनरी है, अगर आपके घर में कोई पेंटिंग आप मान लीजिए, अब उस पेंटिंग को देखकर हम जो उसको डिफाइन कर पाएँगे, सोच पाएँगे, उसके थॉट्स उस पे भी हम दर्शन दे सकते हैं कि ये पेंटिंग क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। वो जो तरीका है उस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करना, उस पे सोचना, वो इस फील्ड में आता है। इसी को सौंदर्य शास्त्र कहते हैं कि मतलब उस आर्ट की ब्यूटी को डिफाइन करना, सोच कर अपने खुद के विचार देना, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और जो है वो है लॉजिक जिसको तर्कशास्त्र कहते हैं। तर्कशास्त्र आप रीज़निंग से भी ले सकते हैं। तो ये भी हम लोग अब पढ़ने लगे हैं, लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ने लगे हैं। तर्कशास्त्र निर्णय की विवेचना करता है। कोई भी अगर हम डिसीज़न लेते हैं तो उसकी विवेचना कि ये सही है या गलत है, उन चीज़ों के बारे में। इसमें तर्क के प्रकारों की विधियों का अध्ययन किया जाता है कि तर्क कितने प्रकार से आज के समय में देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं। स्टेटमेंट टाइप के आते हैं, फिर ये आता है पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, दोनों सही होगा। ये सब क्या है? ये सब लॉजिकल रीज़निंग है। और लॉजिकल रीज़निंग और आगे जैसे इसको फिलॉसफी में कैसे पढ़ा जाता है, इसमें तर्क करने का सही तर्क क्या है, गलत ये सभी शामिल है। सही तर्क करके कैसे चीज़ों को जानता है, आदमी जानता है और आपको कोई गलत प्रूव करने के लिए गलत तर्क कैसे देता है। इंसान के निर्णय इसी जाँच जाँच तर्कशास्त्र ही करता है। और इनको विकसित करने के सिद्धांत जो हैं वो तर्क की प्रणाली हैं, प्रमाणित हैं, अप्रमाणित हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहे, कोई भी बात जब कहता है, तो आप उस पे सोचते हैं कि क्या ये सही हो सकता है? एलियंस की बात होती है तो लोग कहते हैं क्या वो सही हो सकता है? तो हमें फैक्ट देने होते हैं। हमें उसको प्रूव करने के लिए ऐसे प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये सब लॉजिक शास्त्र में मतलब तर्क शास्त्र में लॉजिक के अंतर्गत आ जाता है। आज की इस क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ब्रांचेज़ ऑफ फिलॉसफी के बारे में पढ़ा कि वो कितनी ब्रांचेज़ हैं और उनमें क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या जानना है। तो आप एंड में मैं आपको यही बताऊँगा कि हम लोगों को देखिए, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो लोग फिलॉसफी पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में या पीजी में करते हैं, उनके लिए ये तीनों ब्रांचेज़ हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है एपिस्टेमोलॉजी कि ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान क्या है, नॉलेज, नॉलेज का सोर्स क्या है, नॉलेज के टाइप्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें जिस टॉपिक पे फ़ोकस करना है, वो है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा और बाकी चीज़ों के बारे में हमारा एक छोटा-सा मतलब आप जानकारी रखेंगे, थोड़ी-सी चीज़ें जानते रहेंगे तो वो बहुत बेटर है। बट हमको एपिस्टेमोलॉजी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। अकॉर्डिंग टू बीएड आप अपने कोर्स को ले लीजिए या अपने सब्जेक्ट को ले लीजिए। आई होप आज की इस क्लास में हो सकता है ड्यूरेशन थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स इंक्लूड कराए जाएँ और एक क्लास में बता दिया जाए। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के क्वेरीज़ क्वेश्चन आते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आती है, काफ़ी बोरिंग लगती है क्लास में या ऐसी जगहों पे। तो मैंने कोशिश की थोड़ा-सा समय लग जाता है मुझे इन चीज़ों को एक जगह करने में। एक मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे एडजस्ट कराने में, तो इसीलिए थोड़ी-सी क्लासेस देरी हो जाती हैं। लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर क्लासेस मिले और रही बात पीडीएफ की, आप सभी लोग पूछेंगे, कहेंगे मुझे पता है। तो पीडीएफ कुछ रीज़न से हम लोग नहीं दे पाते हैं, बट आप लोग ये कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पॉज़ करके उसको लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा। तो मिलते हैं, आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।